अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ताइवान इशू। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है। अभी रिसेंट टाइम्स में आपने सुना होगा कि यूएस और चाइना के रिलेशंस ताइवान को लेकर बहुत ख़राब हो गए हैं। तो आज हम इसको जानेंगे कि इसकी वजह क्या है। अभी चाइना ने यूएस को वार्न भी किया है कि आग के साथ मत खेलो, ठीक है। और साथ साथ चाइना ने ताइवान के बॉर्डर के नज़दीक अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट कर दी हैं। तो ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये सारा मसला कैसे स्टार्ट हुआ, इसको हम जानते हैं आज। ठीक है। इसको जानने के लिए ना हमें थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। ठीक है। सो देखो, यहाँ पर है आपके पास पाकिस्तान। अगर ये मैप होता ना तो यहाँ पर पाकिस्तान कहीं पे आ रहा होता। ठीक है। पाकिस्तान के नॉर्थ में यू हैव दिस चाइना। ठीक है। चाइना के अगर आप ईस्टर्न साइड पे मूव करोगे तो यहाँ पर साउथ कोरिया, जापान है, और हेयर यू हैव दिस स्मॉल आइलैंड नोन एज ताइवान। ठीक है, ये छोटा सा आइलैंड है, इसको आप ताइवान बोलते हो, जिसकी तकरीबन 23 मिलियन के करीब आबादी है। ठीक है। ये आपके पास ताइवान यहाँ पे पाया जाता है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि चाइना क्लेम करता है कि ताइवान जो है इसका एक प्रोविंस है। ठीक है, इसका हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है इस चाइना का। लेकिन ताइवान कहता है हम एक इंडिपेंडेंट सोवेरेन स्टेट हैं। ठीक है, कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं। ये क्लेम्स हैं चाइना के और ताइवान के। ठीक है। वन मोर थिंग, जो अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लो, ये जो चाइना है इसको आप कहते हो मेन लैंड चाइना। ठीक है, कि मेन लैंड है चाइना का, इसको आप कहते हो मेन लैंड चाइना, या फिर आप इसको बोलते हो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ये आप कहते हो मेन लैंड चाइना को, ये इसके नाम है। उसके अलावा जो ताइवान है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। ठीक है। ये एक दो डिफरेंसेस आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस होल थिंग। इसकी हम हिस्ट्री को जानते हैं कि क्यों रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और सारा कुछ हिस्ट्री क्यों है, कैसे है। तो देखो, ताइवान हमेशा से कभी भी चाइना का पार्ट नहीं था। ये होता है 17th सेंचुरी में, जब क्वीन डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही होती है। ठीक है, वो ताइवान पे अटैक करती है और ताइवान को अपना हिस्सा बना लेती है। तो 17th सेंचुरी से ताइवान चाइना के साथ है। अब 1895 में फर्स्ट चाइना जापान की वॉर होती है। 1895 में उसमें जापान जीत जाता है और ताइवान को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो 1895 से लेकर 1945 तक 1895 से लेकर 1945 तक ताइवान जो है वो जापान के पास रहता है। ठीक है, लेकिन 1945 में आपके पास जो है जापान वो वर्ल्ड वॉर 2 हार जाता है। तो ताइवान दोबारा से चाइना का हिस्सा बन जाता है, चाइना उसे दोबारा से ले लेता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये पहले चाइना के पास था, फिर जापान के पास गया, लेकिन जापान जब वर्ल्ड वॉर 2 में उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह गिराए गए तो जापान बिल्कुल नीसो नाबूद सा हो गया था, उसके पास हिम्मत या मतलब हार गया था वो। ठीक है, उसके बाद ताइवान को दोबारा चाइना के पास चला गया, चाइना ने दोबारा ताइवान को ले लिया। ठीक है। ये आपके पास बेसिकली एक छोटी सी हिस्ट्री है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है कि जब ताइवान का हिस्सा बन ताइवान चाइना का हिस्सा बनता है तो चाइना में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? चाइना में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें यू हैव 2 ग्रुप्स। वन इज़ कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट ग्रुप है वो। सेकंड इज़ नेशनलिस्ट ग्रुप। ठीक है। आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं जिसके माबैन सिविल वॉर चल रही होती है। इवेंचुअली होता क्या है कि जो कम्युनिस्ट ग्रुप है वो इस मेन लैंड चाइना पे हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, उसके बरक्स नेशनलिस्ट यहाँ पर बहुत मतलब उनके साथ बुरा होता है, मार खाते हैं वो। तो वो क्या कहते हैं, वो यहाँ से भाग के उड़ के जाते हैं ताइवान में। वो चले जाते हैं ताइवान में, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, और वो वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना के अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। समझ आ गया? 2 ग्रुप्स थे बेसिकली आपके पास, एक था कम्युनिस्ट ग्रुप, एक था नेशनलिस्ट ग्रुप। नेशनलिस्ट ग्रुप के जो फॉलोअर्स थे वो ताइवान में आ गए और यहाँ पर आके उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। कम्युनिस्ट ग्रुप जो था वो चाइना में फतेहयाब हुआ और यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना ली। ठीक है। इस तरह से ये इशू ओरिजिनेट होता है। अब ये जो मेन लैंड चाइना है ये कहता है कि यार जो ताइवान के लोग हैं ये हमसे नाराज़ हैं, खफा हैं, लेकिन वो सम डे और इन फ्यूचर वो हमारा हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन ताइवान जो है वो हमारा पार्ट है। उसके बरक्स ताइवान कहता है नो, हम चाइना का हिस्सा नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। ठीक है। उसके बाद टिल डेट आज तक सिर्फ 13 कंट्रीज़ ने दुनिया में ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया हुआ है। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है
वो ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिकग्नाइज नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चाइना को इन्फीरिएट गुस्सा दिलाने से डरते हैं, दे कैन नॉट एंटेगनाइज चाइना, ठीक है। सेकेंडली, चाइना के इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है दुनिया में, दुनिया को भी बहुत इंटरेस्ट है चाइना से विद रिगार्ड टू द इकोनॉमी एंड अदर स्टफ, ठीक है। तो इस वजह से भी चाइना काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो इसलिए सिर्फ 13 कंट्रीज़ ने ताइवान को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। इसके अलावा ताइवान यूएन का मेंबर नहीं है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास पूरा मसला था। उसके बाद रिसेंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो चाइना और ताइवान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। चाइना एवरी नाउ एंड देन जो ताइवान की बाउंड्रीज़ हैं उसमें इंट्रूड करता है, उसमें ज़बरदस्ती दाखिल होता है, ठीक है। चाइना की मिलिट्री दाखिल होती है। ये ग्राफ है जो शो कर रहा है चाइना की इंक्लूजन्स, ठीक है, कि चाइना के मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट हैं वो कैसे ताइवान की बाउंड्रीज़ में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस लाइन की बात करें तो तकरीबन मोर देन 50 टाइम्स एक दिन में अक्टूबर 2021 में चाइना के एयरक्राफ्ट मोर देन 50 टाइम्स एक दिन में ताइवान की बाउंड्री में उन्होंने इंटरवीन मतलब इंट्रूड किया है, ठीक है, क्रॉस की है उनकी बाउंड्री। सो रिलेशंस ऐसे हैं। बाय द वे दिस इज़, ये कोई मैं खुद से नहीं कह रहा, ये ताइवान की जो नेशनल डिफेंस है उसका डेटा है, ठीक है, कि उसके मुताबिक चाइना बार बार हमारी हदूद में दाखिल होता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो ताइवान के लोग हैं ना, ताइवानीज़ पीपल, वो दे आर रिलेटिवली अनट्रबल्ड, वो बहुत अनट्रबल्ड है, इनके उनको इतना फील नहीं होता कि जो कुछ भी हो रहा है। टेंशन्स हैं लेकिन वो उसको इतना सर पे हावी नहीं करते जितना वेस्टर्न मीडिया एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है। एवरी नाउ एंड देन छोटा मोटा आर्टिकल, कोई मतलब छोटी सी भी न्यूज़ को वो बहुत उछालते हैं ताइवान के बारे में, ठीक है, कि चाइना ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है। एंड दिस इज़ दी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी कि वेस्ट ने एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर गेज की हुई है चाइना के साथ, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि ऑल्दो रिलेशंस ख़राब हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में एक सर्वे किया गया था ताइवान की जानिब से ही, तो 64.3 पॉपुलेशन ने कहा था, 64.3 मेजॉरिटी ने कहा था कि भाई हमें लगता है कि फ्यूचर में हमारी कोई वॉर नहीं होगी चाइना के साथ। ऑल्दो रिलेशंस ख़राब हैं लेकिन वॉर के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। उसके बरक्स अगर आप वेस्टर्न मीडिया देखो तो वो बार बार, ठीक है, इन चीज़ों को प्रोवोक कर रहा है, चाइना को फजूल का क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वेल फजूल का तो नहीं, लेकिन स्टिल चाइना को मतलब वो बार बार प्रोवोक कर रहा है इन चीज़ों पे, ठीक है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैन ताइवान डिफेंड इट सेल्फ। अगर इन केस फ्यूचर में कोई ऐसा मसला होता है, वॉर वगैरह हो जाती है या कोई मिलिट्री एक्शन चाइना लेता है, तो क्या ताइवान खुद को डिफेंड कर सकता है? तो यार व्हाट आई पर्सनली थिंक कि बहुत मुश्किल है। चाइना को अपर हैंड तो चाइना को होगा, लेकिन ताइवान एक काफ़ी टफ टाइम दे सकता है चाइना को। अगर वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे आ गया जिसमें गोरिल्ला वॉरफेयर होती है एंड ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ था कि तालिबान जो थे उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर का सहारा लिया था अगेंस्ट यूएस आर्मी। तो ये चीज़ आपको शायद देखने को मिल जाए। अगर आप ऐसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात करो तो उसमें चाइना बहुत ऊपर है। आप उनके देखो, ग्राउंड फोर्स देख लो, नेवी देख लो कितनी स्ट्रांग है, इट इंक्लूड्स न्यूक्लियर सबमरीन एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद एयर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग है चाइना की, चाइना के पास इवन के अपने स्टेल्थ फाइटर्स भी हैं, सही है। दैट इज़ वाई चाइना काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है अगर अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होती है तो। बाय द वे विच इज़ नॉट पॉसिबल। चाइना यही कहता है कि यार हमने जो है ना वो मतलब से टेक ओवर नहीं करना ताइवान का, रेदर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, हम उनके साथ रिलेशंस जो हैं वो इकोनॉमी की बेस पे बनाएंगे, लिबरलिज्म की बेस पे बनाएंगे, ताकि हम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाएं, ठीक है। चाइना का क्लेम ये है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ताइवान, कि ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों यूएस जान नहीं छोड़ा ताइवान की, क्यों चाइना जान नहीं छोड़ा ताइवान की। देखो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है सेमीकंडक्टर्स, या फिर आप इसको कह लो कि जो चिप्स होती हैं ना, क्योंकि वो बनती तो सेमीकंडक्टर से ही हैं। चिप्स जो आपके लैपटॉप्स में यूज़ हो रही हैं, आपके मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं, फ़ोन वगैरह सब कुछ, उनके जो जो मेन चीज़ हैं उनमें आईसीज वगैरह जो हैं वो सारी वो सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में जो सेमीकंडक्टर्स जो एक्सपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया में, उसका 65% शेयर ताइवान के पास। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको ऑलरेडी पता होगा इस चीज़ के बारे में कि 5G के केस में
चाइना ने यूएस को छुट्टी करा दी है। चाइना यूएस से बहुत आगे निकल चुका है। चाइना ने दुनिया में 5G की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अभी यूएस बहुत लैग कर रहा है इस चीज़ में, तो यूएस को यही टेंशन है कि इन केस अगर फ्यूचर में ताइवान चाइना का हिस्सा बन जाता है तो एक तो $100 बिलियन की इंडस्ट्री चाइना के पास चली जाएगी और चाइना का कंट्रोल हो जाएगा सेमीकंडक्टर्स पे, जो इम्पेरेटिव है नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए। देखो अभी तो जो वॉर्स वगैरह हुई थी पहले, उनके लिए तो कन्वेंशनल वेपन्स थे, लेकिन अब न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, साइबर टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। या अभी जो साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं, तो अब जंग किस तरफ जा रही है, कंप्यूटर की, यानी कि एक नया वॉरफेयर, एक नई डोमेन आ गई है जिसमें यू नीड लैपटॉप एंड कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजीज़। उसमें कंट्रोल किसका हो जाएगा? उसमें कंट्रोल हो जाएगा चाइना का, और यही डर है यूएस को, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यूएस काफ़ी इससे डरा हुआ है, ठीक ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट आइलैंड चेन। अच्छा, फर्स्ट आइलैंड चेन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा देखो, जापान के साथ चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं हैं, साउथ कोरिया के साथ भी चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं हैं, और ये दोनों यूएस के बहुत अच्छे एलाइज हैं, ठीक है। फिलीपींस भी यूएस का बहुत बेहतर एलाई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक जगह बचती है, अगर ताइवान और यूएस के रिलेशंस अच्छे हो गए तो यूएस यहाँ पर भी आ जाएगा, तो यूएस यहाँ पर चाइना को कंटेन कर लेगा हर तरफ से। ये देख लो, ये एक लाइन बन रही है, इसको आप बोलते हो फर्स्ट आइलैंड चेन, जिसके थ्रू यूएस चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं बार हाँ सीपैक और बाकी वीडियोस में बता चुका हूँ कि यूएस का प्राइमरीली जो फोकस है इस टाइम में दुनिया में वो यही है कि मुझे चाइना के इन्फ्लुएंस को, चाइना के राइज को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब ये इसको इंसर्कल कर रहा है। इंसर्कल के लिए ये एक समझ लो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाइना के लिए भी अगर यूएस यहाँ पे बैठ गया तो चाइना के बिल्कुल सर पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। और यूएस के लिए भी कि अगर यूएस यहाँ पर आता है तो वो चाइना के डायरेक्ट सामने आ जाएगा, सही है। तो दैट इज़ वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। इसलिए भी ना इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी ताइवान की बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी यूएस और चाइना ताइवान को जाने नहीं दे रहे। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। एक सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री, जिसके पास सेमीकंडक्टर्स होंगे वो साइबर डोमेन में आगे निकल जाएगा, और जो साइबर डोमेन में आगे निकलेगा हुक्मरानी हेजेमनी उसी की होएगी, ठीक है। सेकेंडली, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके पास, मैं आपको बता दिया, फर्स्ट आइलैंड चेन की वजह से सारा कुछ ये हो रहा है। सेकेंडली, वन मोर थिंग कि यूएस ताइवान को आर्म्स भी सेल करता है, ठीक है। यूएस ताइवान को मिलिट्री वेपन्स सप्लाई कर रहा है, मतलब बेचता है, उसको सेल करता है, ठीक है। ऑल्दो चाइना बार बार इस चीज़ पे यूएस को मना करता है कि यार आप ना करो, चाइना बार बार इस चीज़ पे जो है क्या कहते हैं उसे, प्रोटेस्ट करता है या मना करता है, यूएस को गुस्सा करता है कि आप ना सेल करो, ठीक है, क्योंकि ताइवान हमारा कंट्री है। लेकिन यूएस कहता है नो, यूएस इस चीज़ को इंस्टिगेट कर रहा है, करी जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूएस अप्रोच, कि यूएस की अप्रोच क्या है विद रिगार्ड टू ताइवान, कि यूएस ताइवान को किस निगाह से देखता है। पॉइंट नंबर 1, यूएस की जो पॉलिसी है वो चाइना को लेकर वन चाइना पॉलिसी है। दैट मीन्स यूएस कहता है दुनिया में एक ही चाइना है जिसको हम मानते हैं, दुनिया में एक ही चाइनीज़ गवर्नमेंट है जिसको हम मानते हैं, और वो कौन सी है? वो मेन लैंड चाइना वाली है, ठीक है। ये यूएस की पॉलिसी है। यूएस ताइवान को एज ए सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा, लेकिन साथ साथ यूएस ने एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी का कॉन्सेप्ट भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखा हुआ है। वो क्या है कि यार साथ साथ यूएस क्या करता है, ऑल्दो यूएस ने ताइवान के साथ रिलेशंस भी मेंटेन किए हैं, यूएस ताइवान को वेपन्स भी प्रोवाइड करता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देता है, लेकिन स्टिल इट इज़ अनक्लियर, अभी तक ये अनक्लियर है कि यूएस ताइवान की हेल्प कैसे करेगा इन फ्यूचर इफ़ समथिंग हैपन्स बिटवीन चाइना एंड ताइवान, ठीक है। अगर चाइना और ताइवान में कोई मसला होता है इन फ्यूचर, तो यूएस कैसे इस चीज़ में इंटरवीन करेगा, ताइवान की कैसे हेल्प करेगा? जस्ट मॉरल सपोर्ट करेगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेगा, मिलिट्री भेजेगा क्या? ऑल्दो अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ मंथ्स पहले जो बाइडन साहब ने ये बात कही थी कि अगर ताइवान पे अटैक होता है तो यूएस
को अपनी मिलिट्री भेजनी चाहिए, यूएस को ताइवान की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। ये मिस्टर जो बाइडन ने बोला था ये बात, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी कोई ऐसा हमें कंक्रीट स्टेप्स नहीं दिखे हैं, ठीक है। सो ये यूएस की अप्रोच है, यूएस की फॉरेन पॉलिसी कह लो आप, विद रिगार्ड टू ताइवान, ठीक है। अब ये जो रिसेंट इतना मसला हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं हम कि जो रिसेंटली चाइना इतना एग्रेसिव हो गया है अचानक से ताइवान को लेके, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह ये है कि यार देखो, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, उसकी स्पीकर हैं ये नैन्सी पेलोसी, ठीक है। ये अब ये आ रही हैं एशिया, उनमें डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट करेंगी ये। उसमें से इन्होंने कहा है, ये इनके प्लान्स में था कि मैं जाकर ताइवान को भी विज़िट करूँगी। अब इस चीज़ ने काफ़ी इंफ्यूरिएट, काफ़ी एंटेगनाइज़ किया है चाइना को। क्यों? एक तो देखो, ये एक बहुत बड़ा, यानी कि यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जाके ताइवान में रुकेंगी, विज़िट करेंगी वहाँ पर, तो उससे एक तो ताइवान की इंडिपेंडेंस का मैसेज जाएगा वर्ल्ड में, ठीक है। दूसरा, 1990s के बाद किसी बड़ी जो आप कह लो डेलीगेशन या फिर किसी बड़ी अथॉरिटी ने, यूएस की अथॉरिटी ने ताइवान को विज़िट नहीं किया। इससे भी चाइना को काफ़ी इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है। सो इस वजह से काफ़ी चाइना परेशान है, एंटेगनाइज है, और चाइना ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है इस चीज़ पे। तकरीबन 2 घंटे तक प्रेसिडेंट शी ने प्रेसिडेंट जो बाइडन से बात की, ठीक है। 2 आवर्स एंड 17 मिनट्स की कॉल हुई थी ये, जिसमें प्रेसिडेंट शी ने बार बार कहा जो बाइडन को कि ऐसा मत करो, अपने डेलीगेशन नैन्सी पेलोसी को बोलो कि वो विज़िट ना करें, ठीक है, क्योंकि इससे हमारे रिलेशंस और ख़राब हो जाएंगे, सही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि छोटी बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर होता है इस तरह का। एक ऐसा मुल्क जिसको सिर्फ 13 कंट्रीज़ रिकगनाइज़ करते हैं, वहाँ पर यूएस की स्पीकर जाएंगी, जो आई थिंक 3rd नंबर पे सबसे बड़ी आपकी बनती यूएस की अथॉरिटी बनती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो है ना वो स्पीकर आता है वहाँ पर। ये चेक कर लेना 2nd है या 3rd है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। यानी कि 2nd या 3rd बड़ा जो ऑफिशियल है यूएस का, वो जाके ताइवान को विज़िट करेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए काफ़ी इनसिक्योरिटी पाई जा रही है चाइना में, ठीक है। और चाइना काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है, सही है। तो इसलिए जब कॉल पे बात हुई शी और जो बाइडन की, शी ने जो बाइडन को यही बोला था कि मत करो ऐसा, डू नॉट प्ले विद फायर, ठीक है। और जो बाइडन ने भी फिर नैन्सी पेलोसी को यही बात बोली थी कि हमारी मिलिट्री चाह रही है कि अभी आप विज़िट ना करो ताइवान का, ठीक है, अभी आप विज़िट ना करो ताइवान का। तो ये जो बाइडन ने कोशिश की है नैन्सी पेलोसी को समझाने की। नाउ लेट्स सी कि क्या सिचुएशन होती है। हैविंग सेड दैट, ये एक चाइना के एक ऑफिशियल थे, उन्होंने ये बात की थी कि यार हम जो है ना, हम अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान के पास आई या उसकी बॉर्डर्स में आई, तो है ना हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो फायर खोल देंगे, शूट कर देंगे, सो एंड सो फोर्थ। ऑल्दो जो पॉसिबल नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, यदि किसी कोई प्रोपागेंडा करने वाले बंदे ने ऐसा ट्वीट किया था, जिसको बाद में ट्विटर ने बैन भी कर दिया था इस ट्वीट को। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सिचुएशन काफ़ी ग्रेव है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। अब इसमें यार अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की कि क्या पोजीशन है ताइवान को लेके, ठीक है। रशिया ने सिंपली सीधे अल्फाज में मेन लैंड चाइना जो है उसको बैक किया है कि रशिया सपोर्ट्स वन चाइना पॉलिसी। ये लाव्रोव कौन है, बेसिकली ये फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, तो उन्होंने डायरेक्टली यही बात बोली है कि हम चाइना को सपोर्ट करते हैं इस मसले पे। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोलैरिटी नज़र आ रहा है कि डिफरेंट पोल्स हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं दुनिया में, जो कंट्रीज़ हैं दूसरे कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास है। और दूसरा देखो, अगर आप ताइवान की बात करो ना, जो ताइवान का मीडिया है, जो वहाँ के एमपीज़ हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने पेलोसी के विज़िट को इतना अभी हाईलाइट नहीं किया वहाँ पर। क्यों उन्होंने इतना वो शो नहीं किया, आप कह लो कि समझा ना, इंथुसियाज़म शो नहीं किया। उसकी वजह ये है, ये वहीं के एक एमपी की बात है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया तो इससे क्या पता बीजिंग यानी कि चाइना जो है वो गुस्सा ना कर जाए और हमारे रिलेशंस और ख़राब ना हो जाएं। तो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत मोहतात तरीके से ताइवान आगे लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पर चाइना काफ़ी एग्रेसिव हो गया है जब से
नैन्सी पेलोसी के बारे में ये बात सामने आई है कि वो शायद रुकें जाके ताइवान में लोगों से मिले, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये इशू काफ़ी बढ़ गया है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क। हैविंग सेड दैट, वन मोर पॉइंट, इसमें जहाँ तक एनालिसिस की बात है तो यार देखो, आपको इसमें एनालिसिस यही होगा कि चाइना को अपना एग्रेसिव पोस्चर ताइवान को लेकर छोड़ना पड़ेगा, पॉइंट नंबर वन। और दूसरा, यूएस को इन दोनों का, यूएस को यहाँ पर एज ए मीडिएटर के तौर पे काम करना चाहिए, ठीक है। यूएस को यहाँ पर ताइवान और चाइना के मसलों को रिजॉल्व कराने की कोशिश करनी चाहिए, रैदर कि वो सिर्फ ताइवान को सपोर्ट करे और चाइना के अगेंस्ट एक एग्रेसिव पॉलिसी ले। इससे रिलेशंस या जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यूएस और चाइना के रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है। तो इसलिए यूएस को यहाँ पर इन दोनों को बिठाना चाहिए और ख़ुद भी बैठना चाहिए और एक मिड वे निकालना चाहिए, क्योंकि देखो अब ये वो दौर आ गया जिसमें अब डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पॉसिबल नहीं है और होगी भी नहीं और होनी चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको बैठ के निगोशिएशंस करके एक वे आउट निकालना चाहिए, यही इसका सोल्यूशन है। अगर आप ऐसे एग्रेसिव पोस्टर लोगे तो गॉड फॉरबिड, क्योंकि ताइवान में एक दफ़ा पहले भी ऐसे हो चुका है कि यूएस की नेवी और चाइना की नेवी आमने सामने आ गई थी। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह भी है, पॉइंट भी है। दो सबसे बड़ी दुनिया की इकॉनमीज़ एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, ठीक है, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है, सिर्फ ताइवान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। तो इसलिए बैठ के इस मसले को आराम से सुकून से एक एमिकेबल इन्वायरमेंट में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ताइवान का मसला। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। कोई भी इशू है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका आंसर कर सकूँ। बाय द वे, इफ़ यू हैवेंट लाइक दिस वीडियो या इफ़ यू हैवेंट शेयर इट तो प्लीज़ शेयर कर दो इसको, और बस शेयर ही कर दो। ये गलती हो गई हो तो उसके लिए माजरत। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।